सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत प्रतापगढ़ के पार्ट 2 की बात करेंगे। इसमें हम बेसिकली प्रतापगढ़ के इतिहास और इससे संबंधित कुछ अन्य जो जानकारी है, जिसमें पर्यटन और दर्शनीय स्थल शामिल है, जिसमें कि हम स्पेशली बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य जो है वो कल हमारी क्लास में बात नहीं हो पाई थी, उसकी बात आज हम करेंगे। तो जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले रणथंबोर की धरा से प्रणाम, हाड़ौती से प्रणाम, भरतपुर से प्रणाम, प्रतापगढ़ से प्रणाम, बांसवाड़ा से प्रणाम, चित्तौड़ से प्रणाम, सांवरिया सेठ की धरा से प्रणाम। सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। और इसी के साथ हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतापगढ़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रतापगढ़ के इतिहास के बारे में। प्रतापगढ़ से संबंधित इतिहास में क्या क्या हमें उल्लेख मिलता है। तो प्रतापगढ़ की यदि हम बात करें, प्रतापगढ़ की स्थापना 1699 के अंतर्गत हम बात करें, रावत प्रताप सिंह जी जो थे, उन्होंने प्रतापगढ़ कस्बा बसाया था और वहां पर उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रतापगढ़ की स्थापना की थी। इससे पहले यह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, तो हम यहां पर बात करें कि प्राचीन समय में यह क्षेत्र कांठल के नाम से जाना जाता था। कांठल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में यदि हम बात करें, कांठल के नाम से जाना जाता था प्रारंभ में, बाद में कांठल के बाद इसको किस नाम से जाना जाने लगा, बाद में ये देवलिया के नाम से जाने लगा। देवलिया, और देवलिया के बाद प्रतापगढ़ के नाम से ये जाना जाने लगा। अब यहां पर हम इतिहास की बात करते हैं कि सबसे पहले देवलिया जो ठिकाना है, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे। इससे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि 1437 में क्षेमकर्ण, या इनको क्षेम सिंह भी कहा जाता है, जो कि राणा कुंभा के कौन थे, भाई थे। ये राणा कुंभा से नाराज होकर के इन्होंने बड़ी सादड़ी क्षेत्र जो है अभी वर्तमान में, उस समय पहले कोई छोटी सादड़ी बड़ी सादड़ी क्षेत्र नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने उस जगह पर जाकर अधिकार किया और वहां पर अपने साम्राज्य का क्या किया, स्थापना की। तो 1437 में क्षेमकर्ण ने सादड़ी क्षेत्र पर अधिकार कर, सादड़ी क्षेत्र पर अधिकार कर यहां पर गुहिल राजवंश की सिसोदिया शाखा की स्थापना की। अब यहां तक जो है बात यह हो जाती है कि जब प्रतापगढ़ के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, तो पूर्व में इसे कांठल के नाम से जाना जाता था। यहां पर राणा कुंभा के जो भाई थे, जिनका नाम था क्षेमकर्ण या क्षेम सिंह, इन्होंने क्या किया था, ये राणा कुंभा से नाराज हो गए थे, मेवाड़ इन्होंने छोड़ दिया था। मेवाड़ छोड़ करके, चूंकि बड़ी सादड़ी का जो भी क्षेत्र आता है, छोटी सादड़ी और बड़ी सादड़ी के बीच का क्षेत्र, वो पूर्व में पहले सादड़ी के नाम से जाना जाता था। जबकि वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में सादड़ी पाली जिले में पड़ता है। और जिस सादड़ी की हम बात करें जहां पे क्षेमकर्ण ने अधिकार किया था, वो क्षेत्र अभी बड़ी सादड़ी और छोटी सादड़ी के बीच का क्षेत्र माना जाता है, जहां पर इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की, मतलब स्वतंत्र साम्राज्य की इन्होंने स्थापना कर दी थी। तो यहां पर हमने बात की 1437 में इन्होंने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। कहां पर की, सादड़ी क्षेत्र में इन्होंने कर दी। इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर 1508 ईस्वी के आसपास इन्हीं के एक वंशज हुआ करते थे, जिन्होंने की तो हम बात कर रहे थे यहां पर इस क्षेत्र के बारे में। 1508 में एक व्यक्तित्व हुए जिनका नाम था सूरज सिंह। सूरज सिंह। और सूरज सिंह जी कौन थे, तो सूरज सिंह जो क्षेमकर्ण थे,
क्षेमकर्ण के वंशज, क्षेमकर्ण के वंशज थे। इन्होंने देवलिया की स्थापना की, देवलिया की स्थापना इन्होंने की। अब जब इन्होंने देवलिया की स्थापना कर दी तो बाद में जो एक प्रकार से सादड़ी जो इनका प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था, अब इनका प्रमुख क्षेत्र कौन हो जाएगा? देवलिया हो जाएगा। और अब हमें बात करनी है देवलिया के बारे में। तो देवलिया का इतिहास जो है वो यहां से प्रारंभ होता है, देवलिया। अब यहां पर हम बात करते हैं यहाँ के रावत बाघ सिंह, रावत बाघ सिंह ने चित्तौड़ के दूसरे साके में, चित्तौड़ के दूसरे साके में वीर गति पाई। जब चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था जिसमें कर्मावती ने जौहर किया था, और वहां पर रावत बाघ सिंह जो कि देवलिया के थे, इन्होंने सेना का नेतृत्व किया था। चित्तौड़ के दूसरे साके को हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। तो देवलिया के रावत बाघ सिंह जी जो है चित्तौड़ के दूसरे साके में, ये साका कब हुआ था? 1534-35 के अंदर ये साका हुआ था। और इस घटना में यहाँ पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। रावत बाघ सिंह जी मेवाड़ी सेना का नेतृत्व करते हुए यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर तो बात कर रहे हैं कि क्षेमकर्ण जो है राणा कुंभा से नाराज हो जाते हैं, अलग से अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, और बाद में यहीं के रावत बाघ सिंह जी जो है वो यहाँ पर के आकर के वो यहाँ पर इनका साथ दे रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के समय की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि शासक तेज सिंह, यहाँ के शासक थे तेज सिंह। तेज सिंह ने अपने चाचा जिनका नाम था कांधल, इनके चाचा का नाम था कांधल को भेजकर राणा प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध में सहायता की, हल्दी घाटी युद्ध में सहायता की। तो यहां तक बात हो गई है कि भाई देवलिया के शासक जो है, देवलिया ठिकाने की स्थापना सूरज सिंह जी के द्वारा, या इनका नाम कहीं कहीं सूरजमल भी मिलता है, इन्होंने यहां पर स्थापना की थी। इन्हीं के वंशज थे बाद में रावत बाघ सिंह जी, जिन्होंने चित्तौड़ के दूसरे साके में मेवाड़ के चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति पाई। बाद में यहीं के शासक हुए तेज सिंह जी, इन्होंने अपने चाचा कांधल को भेजकर हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की क्या की थी? सहायता की थी। तो यहां तक हम पढ़ रहे हैं कि देवलिया जो है एक अपने आप में एक ठिकाना है। गोहिल राजवंश की यहाँ पर एक शाखा जो कि सिसोदिया शाखा यहाँ पर शासन कर रही है। और यहाँ के शासक जो थे, शासकों की उपाधि जो थी वो किस नाम से हुआ करती थी? तो शासक जो यहाँ के हुआ करते थे वो रावत या महारावत की उपाधि लगाते थे, उपाधि जो है वो यहाँ पर धारण करते थे। जैसे यहाँ पर रावत बाघ सिंह हमने पढ़ा, अभी हम आगे पढ़ेंगे अधिकांश शासकों का नाम क्या आएगा? महारावत आएगा। तो अब यहाँ पर हमने प्रतापगढ़ के बारे में बेसिक जानकारी ली। अब यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट जो जानकारी है वो ये है कि 1699 में, 1698-99 की बात है, 1699 ईस्वी में रावत प्रताप सिंह सिसोदिया जो हुए, इन्होंने प्रतापगढ़ कस्बा बसाया। अर्थात प्रतापगढ़ की स्थापना करने वाले कौन थे? प्रताप सिंह जी और सिसोदिया, ये यहाँ के रावत प्रताप सिंह जी हैं। इन्होंने 1699 में यहाँ पर प्रतापगढ़ कस्बा बसा दिया। इसके अलावा यहाँ पर एक शासक हुए जिनका नाम था सालिम सिंह ने अपने नाम पर सालिम शाही सिक्के चलाए। तो यहाँ पर सालिम सिंह जी जो है वो यहाँ पर सालिम शाही सिक्के प्रचलन में करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से प्रतापगढ़ के लिए जो है वो एक इम्पोर्टेंट घटना मानी जाती है। और अब हम लास्ट बात करते हैं कि एकीकरण के समय यहाँ के शासक कौन थे? एकीकरण के समय यहाँ के शासक थे रावत राम सिंह,
जिन्होंने एकीकरण के दौरान प्रतापगढ़ जो है उसका विलय कब किया था? 25 मार्च 1948 को। उसके बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि 1950 में जब देश गणतंत्र देश बना, जब 26 जनवरी को, तब प्रतापगढ़ को एक जिला बना दिया गया था। लेकिन बाद में 1952 में जब वापस पुनर्गठन हुआ तब प्रतापगढ़ को वापस चित्तौड़गढ़ में मिला दिया गया था। इसी के साथ हम बात करते हैं कि प्रतापगढ़ जो है वो लंबे समय तक चित्तौड़गढ़ का हिस्सा रहा और बाद में 26 जनवरी 2008 को वो दिन आया जब वापस प्रतापगढ़ को एक नया जिला बनाया गया। तो बिल्कुल कांठल जो है, कांठल की राजधानी की हमने बात की थी और राधा नगरी जो है वो भी हमने कल बात इसकी की थी। यहां तक क्लियर है? हाँ, सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं। तो राम सिंह जी जो है वो एकीकरण के समय शासक होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं गौतमेश्वर महादेव की। गौतमेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो कहां पर है? ये मंदिर अरनोद के अंदर पड़ता है। अरनोद में ये मंदिर पड़ता है, लेकिन इससे एक मिलता जुलता जो नाम है वो क्या है? तो यहां पर हम नोट लगा करके लिख सकते हैं, नोट गोपेश्वर महादेव मंदिर। आप सभी साथी कमेंट करेंगे गोपेश्वर महादेव मंदिर जो है वो कहां पर है? पहले हम पढ़ चुके हैं। गोपेश्वर महादेव मंदिर जो है वो घाटोल के अंदर पड़ता है। और घाटोल कहां पर है? घाटोल बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो गौतमेश्वर महादेव अरनोद प्रतापगढ़ में है। यहाँ पर स्थित एक प्रसिद्ध, बहुत सारे ऐसे मंदिर आएंगे। आज महादेव जी के बहुत सारे मंदिरों की बात होगी, क्योंकि ट्रेंडिंग में चल चुका है कि अधिकांश जो अब एग्जाम हो रहे हैं उसमें जिला वाइज महादेव जी के मंदिरों को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछली परीक्षाओं में हरणी महादेव के बारे में पूछा गया है, मंगलेश्वर महादेव के बारे में पूछा गया है, मंडलेश्वर महादेव के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम महादेव जी के मंदिरों पर विशेष फोकस करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं कि अंबा माता जो है, अंबा माता का मंदिर जो है ये कहां पर है? तो प्रतापगढ़ जिले का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। प्रतापगढ़ में स्थित प्रमुख ये एक शक्तिपीठ माना जाता है। अब यहां पर इसी से मिलता जुलता जो नाम है वो कौन सा है? तो यहां पर हम वापस नोट लगाकर लिखेंगे, नोट घोटिया अंबा माता। घोटिया अंबा माता मंदिर। तो देखें सभी साथी के क्या कमेंट आ रहे हैं। घाटोल आंसर आ रहा है, बिल्कुल। घाटोल जो है वो कहां पर है? बांसवाड़ा में है, जहां पर गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। अब आप सभी कमेंट करेंगे कि घोटिया अंबा जो है, घोटिया अंबा माता का मंदिर है वो कहां पर है। तब तक मैं आपको आगे के भंवर माता के मंदिर के बारे में जानकारी दे देता हूं। भंवर माता का मंदिर कहां पर है? छोटी सादड़ी के अंदर ये मंदिर पड़ता है और यहीं पर भंवर माता की पहाड़ियां स्थित है। भंवर माता की पहाड़ियों से, भंवर माता की पहाड़ियों से जाखम नदी का उद्गम होता है। जाखम नदी का उद्गम होता है। तो यहां पर जाखम नदी का उद्गम स्थल हो गया। एक नाम आता है भंवराथल। भंवराथल को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर हम नोट लगाकर लिख सकते हैं, नोट भंवराथल स्थल जो है वो कहां पर है? भंवराथल स्थल। तो यहां पर सभी साथियों के देखें घोटिया अंबा को लेकर के क्या प्रश्न आ रहा है। बांसवाड़ा जिले में है घोटिया अंबा का भी, ये भी सही है। घोटिया अंबा का जो मंदिर है वो कहां पर है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है। अब देखो इतना सा अंतर है घोटिया अंबा माता और अंबा माता। तो अंबा माता का मंदिर प्रतापगढ़ में है, जबकि घोटिया अंबा माता का मंदिर बांसवाड़ा में है। भंवर माता के मंदिर की बात करें, छोटी सादड़ी में भंवर माता की जो पहाड़ियां हैं वहां से जाखम नदी का उद्गम होता है। यहीं पर भंवर माता का मंदिर स्थित है। और एक यहाँ पर बीज माता का मंदिर, यहाँ पर यदि हम बीज माता के मंदिर की बात करें तो ये भी प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। और जबकि इसी से एक मिलता जुलता जो नाम है वो क्या है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो यहां पर एक नोट लगा करके हम लिखेंगे, नोट बीजवा माता। बीजवा माता मंदिर कहां पर है इसके बारे में आप कमेंट करेंगे। बीजवा माता का मंदिर जो है वो राजस्थान में कहां पर है? इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें हम इसके संदर्भ में बात कर चुके हैं। तो सभी साथी कमेंट करेंगे। घोटिया अंबा का जो
घोटिया अंबा माता का मंदिर जो है वो बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। भंवर माता की पहाड़ियां छोटी सादड़ी में है। बीज माता का मंदिर जो है वो प्रतापगढ़ में है, जबकि बीजवा माता का मंदिर कहां पर है, बीजासन माता भी इससे मिलता जुलता नाम है। तो बीज माता के मंदिर की यदि हम बात करें तो ये आसपुर तहसील में पड़ता है। और आसपुर तहसील किसकी है, डूंगरपुर जिले की ये आसपुर तहसील पड़ती है। तो ये इतने सारे जो मिलते जुलते फैक्ट थे। गौतमेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, अंबा माता, घोटिया अंबा माता, भंवर माता, भंवराथल। भंवराथल जो स्थान है ये सिरोही जिले के अंदर पड़ता है, अचलगढ़ के निकट पड़ता है, सिरोही जिले के अंदर। तो भंवर माता और भंवराथल, बीज माता और बीजवा माता, तो कुछ मिलते जुलते नामों की हमने बात की थी। यहां पर क्लियर है? हाँ जी, कमेंट आ रहा है अशोक जी कुमावत का, आसपुर में ये मंदिर स्थित है। बिल्कुल क्लियर, आसपुर में ये मंदिर स्थित है। अब इसके अलावा हम मल्लीनाथ जी के मंदिर की यदि बात करें तो मल्लीनाथ जी का ये देखो जैन मंदिर है। मल्लीनाथ जैन मंदिर कहां पर है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ ये माना जाता है, जिले में स्थित प्रसिद्ध ये जैन तीर्थ है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ। और यदि हम बात करें यहां पर मल्लीनाथ जी के बारे में तो मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर बढ़ता है, मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो कहां पर बढ़ता है, वो तिलवाड़ा के अंदर बढ़ता है, तिलवाड़ा में बढ़ता है। तिलवाड़ा कहां पर है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर पड़ता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें मल्लीनाथ जी है कौन, तो लोक देवता थे, ये लोक प्रसिद्ध लोक देवता थे और राठौड़ शासक भी थे ये। पहले इनका मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। इसके अलावा हम बात करते हैं रघुनाथ जी के मंदिर की। रघुनाथ जी का जो मंदिर है ये कहां पर है, ये प्रतापगढ़ में है, जबकि इसी से मिलता जुलता जो नाम है रघुनाथ द्वारा, और इसी से मिलता जुलता नाम क्या है, श्रीनाथ द्वारा। श्रीनाथ द्वारा, श्रीनाथ द्वारा कहां पर है, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद जिले में पड़ता है, राजसमंद जिले में। जबकि रघुनाथ द्वारा जो है वो कहां पर है, वो प्रतापगढ़ के अंदर है। इसके अलावा हम बात करें शंखेश्वर महादेव की तो जिले में स्थित प्रसिद्ध महादेव जी का मंदिर है, जिले में स्थित प्रसिद्ध महादेव जी का मंदिर, महादेव जी का ये मंदिर माना जाता है। आपको बस सिर्फ यहाँ पर नाम याद रखना है, एग्जाम में क्या ज्यादातर इन्हीं के नाम पूछे जाते हैं। शंखेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले से संबंधित है, कौन से जिले में स्थित है, इस प्रकार से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा केशव राय जी के मंदिर की बात करें, ये कहां पर है, प्रतापगढ़ में है। भगवान कृष्ण का ये मंदिर है, भगवान केशव से नाम से ही पता चल रहा है, भगवान कृष्ण का मंदिर है ये। जबकि केशव राय पाटन के नाम से एक जगह है, तो यहां पर हम नोट लगाकर लिख सकते हैं, नोट केशव राय पाटन। और केशव राय पाटन कहां पर है, बूंदी के अंदर पड़ती है। और ये क्यों फेमस है, तो यहां पर सहकारी क्षेत्र का शक्कर का कारखाना है, सहकारी तंत्र का चीनी कारखाना, चीनी कारखाना, या फिर हम इसे शक्कर मिल कह सकते हैं, शुगर मिल कह सकते हैं, शक्कर मिल्स जो है वो यहाँ पर स्थापित है। तो मिलते जुलते नामों से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। केशव राय मंदिर का मतलब हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है ये केशव राय पाटन के अंदर हो, लेकिन नहीं, ये तो प्रतापगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। जबकि केशव राय पाटन जो जगह है वो बूंदी में पड़ती है। यहाँ पर सहकारी तंत्र का या फिर सहकारी क्षेत्र का यहाँ पर क्या है, शक्कर का कारखाना है। इसके अलावा गंगानगर शुगर मिल और हमने भोपाल सागर में स्थित दे मेवाड़ शुगर मिल की भी हमने बात की थी। नेक्स्ट बात करते हैं रामचंद्र जी का जो मंदिर है, ये भी कहां पर है, प्रसिद्ध है मंदिर, ये भी प्रतापगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। रसिक बिहारी जी की यदि हम बात करें, रसिक बिहारी जी का मंदिर ये भी कहां पर है, ये भी प्रतापगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। इसके अलावा युगल किशोर जी का विष्णु मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर है, ये भी प्रतापगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। और चंद्रशेखर शिव मंदिर ये भी कहां पड़ता है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। तो ये तो प्रमुख रूप से कुछ मंदिर होवे जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। रसिक बिहारी जी का मंदिर कहां पर है, अब यहां पर रसिक बिहारी जी के मंदिर की यदि हम बात करें
तो यहां पर हम बात कर सकते हैं रसिक बिहारी मंदिर। रसिक बिहारी मंदिर, तो ये एक मंदिर जोधपुर के अंदर भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए रसिक बिहारी जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है, वहां पर ऑप्शन में जोधपुर हो सकता है या प्रतापगढ़ भी हो सकता है। जोधपुर का मंदिर थोड़ा ज्यादा फेमस है, ये थोड़ा कम फेमस है, लेकिन मंदिर जो है वो दोनों एक ही है और दोनों एक ही नाम से मंदिर है। राजस्थान में तो एक मंदिर हो गया जोधपुर में, दूसरा मंदिर हो गया प्रतापगढ़ में। इसके अलावा हम दीपनाथ महादेव की बात करें, ये भी एक प्रसिद्ध महादेव जी का मंदिर है जो कहां पर है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं स्वामी नारायण जी का मंदिर, ये कहां पर है, एक प्रकार से ये भी भगवान विष्णु का मंदिर है। नारायण मतलब भगवान विष्णु का मंदिर है, ये भगवान विष्णु। जैसे ही महादेव शब्द आ जाए, ईश्वर शब्द आ जाए, इसका मतलब वो कौन से मंदिर हैं, वो सारे भगवान शिव के मंदिर हैं, भगवान विष्णु का मंदिर है ये। और ये भी प्रतापगढ़ जिले के अंदर पड़ता है, प्रतापगढ़ के अंदर। इसके अलावा हम दलपत निवास की महल की यदि हम बात करें तो यहाँ के रावत दलपत सिंह जी द्वारा, रावत दलपत सिंह द्वारा निर्मित ये महल हैं, इन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर बनवाए थे। इसके अलावा हम बात करें उदय विलास महल की, तो यहाँ के एक शासक हुए हैं जिनका नाम है रावत उदय सिंह। रावत उदय सिंह द्वारा निर्मित, और ये प्रतापगढ़ के शाही महल कहलाते हैं। प्रतापगढ़ के शाही महल जो है वो ये कहलाते हैं। उदय विलास महल जो है वो कहां पर है, वो प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जानागढ़ दुर्ग, ये भी एग्जाम में बहुत फेमस है। जानागढ़ या इसे हम जोनागढ़ भी कहते हैं। जानागढ़ या जोनागढ़ नाम आ जाए तो ये कहां पर दुर्ग है, प्रतापगढ़ है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रतापगढ़ जागीर के गोहिल शासकों का निवास स्थल जो है वो ये दुर्ग माना जाता है। अब इससे मिलते जुलते जो नाम हैं उनको लेकर भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। ये है जूनागढ़। जूनागढ़ भी राजस्थान में एक प्रसिद्ध दुर्ग है। इसके अलावा जूना महल आप सभी साथी कमेंट करेंगे जूना महल राजस्थान में कहां पर है। जूनागढ़ दुर्ग जो है वो कहां पर है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है, बीकानेर। और इसका निर्माण जो है वो राय सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। जबकि जूना महल कहां पर है, जूना महल तो डूंगरपुर जिले के अंदर पड़ता है। देखें क्या कमेंट आ रहे हैं साथियों के, हाँ जी लगभग 2-3 साथी कमेंट कर रहे हैं कि ये डूंगरपुर जिले में पड़ता है। बिल्कुल सही है। देखो थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है ना, उसको लेकर एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जूनागढ़ दुर्ग, अपने को वहां एग्जाम में जानागढ़ दुर्ग जो है ना वो भी जूनागढ़ी दुर्ग लगता है, इसलिए यहां पर पहले से पढ़ लें। जानागढ़ जिसको जूनागढ़ भी कहते हैं ये एक अलग है, और जबकि ये कहां पर है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। जबकि जूनागढ़ दुर्ग जो है वो बीकानेर में है। जूना महल की यदि हम बात करें तो वो डूंगरपुर में है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं देवदुर्ग के बारे में। ये कहां पर पड़ता है, ये देवगढ़ के अंदर है। देवगढ़ में स्थित, यहाँ के जो ठिकानेदार हुआ करते थे वो भी सिसोदिया शासक थे, उन्होंने बनवाया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है देवदुर्ग राजस्थान में कहां पर है। बिल्कुल एक नया नाम है, अपने सुनने में बहुत कम आता है, बहुत कम पुस्तकों में है। ये जितने भी आंकड़े हैं बहुत ही खोजबीन के बाद में ये मिले हैं। इतनी जानकारी कहीं पर भी सारी किताबों में नहीं दे रखी, कोई इक्का दुक्का किताबों में है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखने से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रताप बाव या बावड़ी, इसकी यदि हम बात करें तो रावत प्रताप सिंह द्वारा निर्मित, रावत प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये वही रावत प्रताप सिंह जी हैं जिन्होंने प्रतापगढ़ कस्बा बसाया था। इसके अलावा हम बात करते हैं सोनेलाव तालाब की, तो ये भी प्रतापगढ़ में स्थित एक प्रमुख तालाब है और एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है सोनेलाव तालाब राजस्थान में कहां पर है, ये प्रतापगढ़ में
पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं मराठों की छतरी जो है वो राजस्थान में कहां पर है, मराठों की छतरी जो है वो कहां पर है, ये मराठों की छतरी जो है ये तो छोटी सादड़ी में पड़ती है, छोटी सादड़ी में यह है। जबकि यहां पर यदि हम बात करें मराठों का मंदिर, मराठों का मंदिर जिसे गंगाबाई का मंदिर भी कहते हैं, गंगाबाई का मंदिर, ये कहां पर है, ये गंगापुर के अंदर पड़ता है, गंगापुर। और ये गंगापुर कहां है, ये भीलवाड़ा में है। काका जी की दरगाह की यदि हम बात करें, काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ के अंदर है, प्रतापगढ़ में, और इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है, कांठल का ताज महल, सुंदरता के कारण इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें प्रगटनाथ महादेव मंदिर, यह भी जिले में स्थित प्रसिद्ध महादेव जी का मंदिर है, जिले में स्थित प्रमुख महादेव जी का मंदिर, प्रमुख महादेव जी का मंदिर जो है वो इसे माना जाता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आज की क्लास में जो विशेष आकर्षण है वो है सीता माता अभ्यारण्य के बारे में। बहुत प्रतीक्षित सीता माता अभ्यारण्य, कल बहुत सारे आप सभी साथियों ने कमेंट किए थे सर सीता माता अभ्यारण्य के बारे में बताओ, आज हम इसकी पूरी बात करेंगे। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहा जाता है, बिल्कुल क्लियर है, सफेद संगमरमर से निर्मित सफेद इमारत मानी जाती है। अब हम बात करते हैं सीता माता अभ्यारण्य के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से ये जिले में फैला हुआ है, तो एक तो ये फैला हुआ है प्रतापगढ़ के अंदर। प्रतापगढ़ का कौन सा हिस्सा जो स्पेशली इसके अंतर्गत आता है वो है प्रतापगढ़ का धरियावद, धरियावद। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का कौन सा हिस्सा, बड़ी सादड़ी का जो हिस्सा है वो इसमें आता है। पहले इसमें 3 जिलों के नाम आते थे, उदयपुर का नाम भी आता था, चूंकि अब धरियावद जो है वो उदयपुर का हिस्सा नहीं है, प्रतापगढ़ का हिस्सा है, इस वजह से अब इसका जो नाम है वो इसके साथ आ जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना, तो स्थापना होती है इसकी 1979 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना होती है। उपनामों को लेकर भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, उपनाम, कई बार एग्जाम में इसके उपनाम जो है वो पूछे जाते हैं। पहला तो इसे चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है, चित्तल की मातृभूमि। ये चित्तल है क्या, तो ये एक प्रकार का हिरण है ना, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हिरण भी कौन सा, चौसिंगा हिरण, चौसिंगा हिरण, तो यहां पर हम बात करेंगे अभी चित्तल के बारे में। इसके अलावा इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे उड़न गिलेरी का स्वर्ग या इसे मसोवा का स्वर्ग कहा जाता है, मसोवा का स्वर्ग। और ये मसोवा इसी को क्या कहते हैं, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम हुए। स्थापना जो है वो 1979 में होती है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ 2 जिलों में ये फैला हुआ है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं इसमें से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है। जाखम, करमोई व टाको नदियां, व टाको नदियां इस अभयारण्य क्षेत्र से, इस अभयारण्य क्षेत्र से गुजरती है, गुजरती है। और इसी जाखम नदी के ऊपर हमने 2 जलप्रपात की बात की थी, और वो जलप्रपात कौन से हैं, लवकुश जलप्रपात भी यही है। लवकुश जलप्रपात या झरना जो है वो भी इसी अभयारण्य क्षेत्र में माना जाता है। अब यहाँ पर स्पेशली यदि हम बात करें, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का जो हिरण है वो पाया जाता है, और उस हिरण का नाम क्या क्या है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ चौसिंगा, यहाँ पर चौसिंगा
हिरण पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में या तो उसे घंटेल कहेंगे या फिर हम उसे कहेंगे भेड़ल। उसे घंटेल या भेड़ल कहा जाता है। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई प्रतापगढ़ में जो सीता माता अभ्यारण्य में एक चौसिंगा हिरण पाया जाता है, उसे स्थानीय भाषा में लोग किस नाम से जानते हैं? तो वो नाम क्या है? वो इसे घंटेल कहते हैं या फिर उसे भेड़ल कहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इस अभ्यारण्य का विशेष आकर्षण जो है वो क्या माना जाता है? तो यहां पर हम बात करते हैं अभ्यारण्य का विशेष आकर्षण। अभ्यारण्य का विशेष आकर्षण, एग्जाम में इससे भी प्रश्न बन सकता है। विशेष आकर्षण जो है वो उड़न गिलहरी मानी जाती है। उड़न गिलहरी मानी जाती है इस अभ्यारण्य का विशेष आकर्षण। ये यहाँ पर फोटो भी लगा हुआ है। उड़न गिलहरी का मतलब इसके पंख नहीं होते हैं, लेकिन इसके आगे और पीछे के जो पैर हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जब ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है, तब छलांग लगाते वक्त अपने मतलब जो ये पंख है उनको यूं फैला लेती है और मतलब एक प्रकार से जिस गति से नीचे गिरनी चाहिए उस गति से ये नीचे नहीं गिरती है। और यहीं पर यदि हम बात करें उड़न गिलहरी जो है ये कौन से पेड़ों पर रहती है? तो महुआ के वृक्षों पर रहती है। महुआ वृक्षों पर ये जो है देखने को मिलती है। महुआ वृक्ष जो है यहां पर ये पाई जाती है। इसके अलावा हम यहां पर बात करते हैं इस अभ्यारण्य से संबंधित अभी भी बहुत सारी यहां पर जानकारी बाकी है। तो यहां पर इस अभ्यारण्य से संबंधित हम बात करते हैं हिमालय के बाद सबसे दुर्लभ जड़ी बूटियां इसी अभ्यारण्य में मिलती है। इसी अभ्यारण्य में मिलती है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि हिमालय जो है, जैसे हमने रामायण देखी है, रामायण के अंदर बजरंगबली जो है, हनुमान जी जो है, वो जिस पर्वत को उठा करके लाते हैं उस पर्वत पर बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है। उन्हीं जड़ी बूटियों से बाद में लक्ष्मण का इलाज किया जाता है। तो इसी प्रकार की जो दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं वो हिमालय में पाई जाती है या हिमालय के बाद में इस अभ्यारण्य क्षेत्र में देखने को मिलती है। हो सकता है अपने को देखने पर कोई घास लग रही हो, लेकिन वो कोई ना कोई दुर्लभ जड़ी बूटी हो जो केवल वहीं पर पाई जाती है। और जो इसके विशेषज्ञ हैं जड़ी बूटियों के, वो देखते ही कह देते हैं भाई ये कौन सी जड़ी बूटी है। इसके अलावा यदि हम बात करें इस अभ्यारण्य क्षेत्र में पेंगोलिन नामक पक्षी या जीव पाया जाता है। और इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? आडा हुआ या आडा हुला के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा हमने यहां पर बात की है लव कुश जलप्रपात इसमें है। हिमालय के बाद सबसे दुर्लभ जड़ी बूटियां इस अभ्यारण्य में है। इस अभ्यारण्य में पेंगोलिन नाम का एक जीव पाया जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? आडा हुला या आडा हुआ के नाम से जाना जाता है। मसोबा का इसे स्वर्ग कहा जाता है। उड़न गिलहरी की ये अपनी एक पहचान है। जाखम, करमोई और टांको नदियां इस क्षेत्र से गुजरती है। इस अभ्यारण्य में एक चौसिंगा हिरण पाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भेड़ल के नाम से जानते हैं। बाकी तो ये हिरण ही है। हिरण का एक प्रकार है जिसके 4 सींग होते हैं और वहां के लोग इसको भेड़ल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जिले में प्रमुख रूप से कौन कौन से मेले भरते हैं। मेलों को लेकर कल्चर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल पेंगोलिन नाम का जीव जो है वो यहाँ पर पाया जाता है जिसे आडा हुला भी कहते हैं, आडा हुआ भी कहते हैं, आडा हुला भी कहते हैं। जिले के प्रमुख मेलों की बात करते हैं। सीता माता का जो मेला है वो ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। और कहां पर भरता है? तो वो यहाँ पर अभ्यारण्य क्षेत्र में भरता है।
सीता माता सीता माता अभयारण्य क्षेत्र के अंदर पड़ता है और यहीं पर सीता माता का मंदिर है। यहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम है, लवकुश जलप्रपात यहीं पर है। इस प्रकार के बहुत सारे फैक्ट इससे मिलते जुलते हैं। भंवर माता का मेला जो है भंवर माता की पहाड़ियों में बढ़ता है और ये कहाँ पर है? छोटी सादड़ी में स्थित एक प्रमुख शक्तिपीठ है, बहुत ही फेमस है। जाखम नदी का यहाँ से उद्गम होता है। चैत्र और अश्विन नवरात्रि को माता का यहाँ पर मेला लगता है। इसके अलावा हम बात करें दीपनाथ महादेव का मेला, यहाँ पर स्थित एक बहुत प्रसिद्ध महादेव जी का मंदिर है जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। गौतमेश्वर महादेव जी के यदि मेले की हम बात करें तो वो यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा को भरता है। अंबा माता का जो मेला है वो वैशाख पूर्णिमा को भरता है। चैत्र अमावस्या का जो है वो घोटिया अंबा के अंदर मेला भरता है। और बीज माता की यदि हम बात करें, बीजवा माता जो है वो अलग है। यहाँ पर बीज माता के मेले की बात करें, ये चैत्र नवरात्र को मेला भरता है। तो ये हमारी जो कुछ जानकारी थी ये थी प्रतापगढ़ जिले से संबंधित। एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ताकि आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकें। तो यहां पर हम बात कर रहे थे प्रतापगढ़ के इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम प्रतापगढ़ के प्रारंभिक समय को देखें तो यह क्षेत्र कभी कांठल का हिस्सा हुआ करता था। प्रारंभ में इसे कांठल के नाम से जाना जाता था। 1437 की यदि हम बात करें तो राणा कुंभा के एक भाई थे जिनका नाम था क्षेमकरण, जिनको क्षेम सिंह कहते हैं, ये उनसे नाराज हो गए। सादड़ी क्षेत्र जो कि अभी वर्तमान में बड़ी सादड़ी और छोटी सादड़ी के बीच में पड़ता है, वहां पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और यहाँ पर अधिकार किया तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गोहिल राजवंश जो है उन्हीं की यहाँ पर एक नई शाखा प्रारंभ हो गई। तो इसके अलावा यहाँ पर इसके बाद में सूरज सिंह, जिनको सूरजमल के नाम से भी जाना जाता है, ये क्षेम सिंह जी के क्या थे? वंशज थे। इन्होंने देवलिया की स्थापना की और यहीं से देवलिया जो है वो एक ठिकाने के रूप में परिवर्तन में आया। मतलब जो मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ के शासकों के अधीन ही था ये एक ठिकाना। यहीं के एक ठिकानेदार थे जिनका नाम था रावत बाघ सिंह जी। रावत बाघ सिंह जी चित्तौड़ के दूसरे शाखे के समय वीर गति को प्राप्त होते हैं। जब चित्तौड़ पर संकट आता है तो एक प्रकार से ये तारणहार बनकर के यहाँ पर आते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं और कर्मावती के द्वारा यहाँ पर जोहर किया जाता है। तो इसका मतलब रावत बाघ सिंह जी जो है वो मेवाड़ के इतिहास में एक प्रकार से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में हम काउंट कर सकते हैं। और इनका स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है चित्तौड़ दुर्ग के पाडन पोल के निकट इनका स्मारक बना हुआ है। जब हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात की थी, सबसे प्रारंभिक दरवाजा जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जाने के लिए वहां पर ही स्मारक बना हुआ है रावत बाघ सिंह जी का। यहीं पर वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि रावत बाघ सिंह जी के वंशज हैं तेज सिंह जी। इन्होंने अपने चाचा कांधल को भेजा था हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की सहायता करने के लिए। तो यहाँ तक भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ठिकानेदार के रूप में, सामंत के रूप में या अधीनस्थ के रूप में यहाँ पर ये पूरी भूमिका निभा रहे हैं। बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं 1699 के आसपास रावत प्रताप सिंह जी सिसोदिया जो है ये प्रतापगढ़ कस्बे की स्थापना करते हैं। और इसी के साथ बाद में देवलिया से राजधानी जो है वो प्रतापगढ़ स्थानांतरित हो जाती है। यहीं के एक शासक थे जिनका नाम था सालिम सिंह। इन्होंने अपने नाम पर सालिम शाही सिक्के चलाए। यहाँ के शासक दलपत सिंह जी भी हुए हैं, यहाँ के शासक सामंत सिंह भी हुए हैं, बहुत सारे और भी यहाँ पर शासक थे, लेकिन कोई लंबा चौड़ा उनका इतिहास हमें देखने को नहीं मिलता है। और एकीकरण के यहाँ के शासक थे रावत राम सिंह जी, जिन्होंने 25 मार्च 1948 को विलय पत्र पर साइन करते हुए दूसरा जो एकीकरण का दौर था उसमें इन्होंने एक प्रकार से प्रतापगढ़ का विलय राजस्थान में कर दिया। नेक्स्ट, गौतमेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वो अरनोद प्रतापगढ़ में बना हुआ है। और यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर ये प्रतापगढ़ है, प्रताप सिंह जी का नाम लिख दिया क्योंकि प्रताप सिंह जी के नाम पर प्रतापगढ़ बढ़ा, तो यहाँ पर ये
प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, प्रतापगढ़ में है अरनोद। जबकि घोपेश्वर महादेव, देखो इसे जब मिलते जुलते नाम जब एग्जाम में पूछे जाते हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ही आप ध्यान रखें गौतमेश्वर महादेव अलग है जबकि घोपेश्वर महादेव अलग है। घोपेश्वर महादेव का मंदिर घाटोल बांसवाड़ा में है, जबकि गौतमेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो अरनोद प्रतापगढ़ में पड़ता है। इसके बाद हम अंबा माता के मंदिर की बात करें, ये प्रतापगढ़ जिले का प्रमुख शक्तिपीठ है, जबकि घोटिया अंबा माता का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। नेक्स्ट हम भंवर माता के मंदिर की बात करें, ये छोटी सादड़ी क्षेत्र में पड़ता है। भंवर माता की पहाड़ियां, ये इसी के निकट जो पहाड़ियां हैं, माता के नाम पर इनका नाम पड़ गया है भंवर माता की पहाड़ियां। जाखम नदी का उद्गम यहाँ से होता है। जबकि भंवरा थल स्थल की यदि हम बात करें, यह स्थल सिरोही जिले में पड़ता है। महमूद बेगड़ा की सेना जब यहाँ पर आक्रमण करती है तो यहाँ का पर जो मधुमक्खियों का छत्ता है वो उनके ऊपर आक्रमण कर देता है। नेक्स्ट बीज माता का जो मंदिर है वो प्रतापगढ़ में है, जबकि बीजवा माता का जो मंदिर है वो आसपुर तहसील में पड़ता है। आसपुर कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में है। नेक्स्ट मल्लीनाथ जी का जो जैन मंदिर है वो इस जिले में पड़ता है, जबकि मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो पड़ता है तिलवाड़ा में। और जबकि ये मल्लीनाथ जी जो हैं ये जैन तीर्थंकर से संबंधित नहीं है, इन मल्लीनाथ जी का संबंध जैन से है, जबकि यहाँ पर ये मल्लीनाथ जी जो हैं ये तो लोक देवता हैं। इसके अलावा रघुनाथ द्वारा मंदिर जो है ये प्रतापगढ़ में है, जबकि श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में पड़ता है। और यहीं पर कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, ये राजसमंद जिले में है। हमने श्रीनाथ जी के मंदिर से संबंधित डिटेल में बात की, इन्हें 7 ध्वजों का स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट हम शंखेश्वर महादेव जी की बात करें, जिले में स्थित ये एक प्रमुख महादेव जी का मंदिर माना जाता है। और जबकि हम बात करें केशव राय जी के मंदिर की, ये भी भगवान कृष्ण का मंदिर है, प्रतापगढ़ में है। केशव राय पाटन की बात करें, ये स्थल बूंदी में पड़ता है, यहाँ पर चीनी मिल स्थापित है जो कि सहकारी क्षेत्र की है। नेक्स्ट बात करें रामचंद्र जी के मंदिर की, ये प्रतापगढ़ में है। रसिक बिहारी मंदिर, इस नाम से राजस्थान में 2 मंदिर माने जाते हैं, एक जोधपुर में है और दूसरा मंदिर प्रतापगढ़ में पड़ता है। इसके अलावा युगल किशोर जी का विष्णु मंदिर, ये भी प्रतापगढ़ में स्थित एक भगवान विष्णु का मंदिर है। चंद्रशेखर शिव मंदिर प्रतापगढ़ में स्थित, ये भी एक महादेव जी भगवान शिव का एक प्रमुख मंदिर है। नेक्स्ट दीपनाथ महादेव की यदि हम बात करें, प्रतापगढ़ में यहाँ पर ये स्थित है। कार्तिक महीने में यहाँ पर मेला लगता है। नेक्स्ट स्वामी नारायण जी का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। दलपत निवास महल जो है यहाँ के रावत दलपत सिंह जी ने अपने निवास के लिए बनाए थे, जबकि उदय विलास महल जो है वो यहाँ पर प्रतापगढ़ के रावत उदय सिंह जी ने बनवाए थे। और प्रतापगढ़ के शाही महल इनको कहा जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये महल कहाँ पर है। नेक्स्ट झानागढ़ दुर्ग, जिसे हम जूनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, ये प्रतापगढ़ में है, जबकि जूनागढ़ दुर्ग जो है वो बीकानेर में पड़ता है, राय सिंह जी ने बनवाया था। जूना महल डूंगरपुर में है। प्रतापगढ़ के जागीरदार जो हैं उनका ये एक प्रकार से जूनागढ़ दुर्ग माना जाता है। काफी भव्य महल दुर्ग है, लेकिन अभी वर्तमान में तो एक प्रकार से कह सकते हैं इसके अवशेष ही बचे हैं। प्रताप बावड़ी की यदि हम बात करें तो रावत प्रताप सिंह जी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। प्रतापगढ़ कस्बे के साथ ही इसका निर्माण होता है। सोने लाव तालाब जो है वो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। मराठों की छतरी की यदि हम बात करें, छोटी सादड़ी में है, जबकि मंदिर के नाम से ऐसा कोई स्थान गंगापुर में है जो भीलवाड़ा में पड़ता है। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ जिले में है। कांठल का ताजमहल इसे कहा जाता है। ताजमहल के नाम से बहुत सारे ऐसे फैक्ट बनते हैं, जैसे राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, शेखावटी का ताजमहल किसे कहते हैं, हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं, और यहाँ पर कांठल या वागड़ का ताजमहल भी हम इसे कह सकते हैं, या लेकिन कांठल का ताजमहल यहाँ पर इसका परफेक्ट नाम है। प्रकट महादेव जो है वो भी यहाँ पर स्थित एक प्रसिद्ध स्थल है। सीता माता अभ्यारण्य की बात करें, उड़न गिलेरी इस अभ्यारण्य का एक प्रकार से प्रमुख स्थान माना जाता है। स्थापना इसकी 1979 में होती है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में ये फैला हुआ है। उपनामों की बात करें, इसे चित्तल की मातृभूमि कहते हैं। चित्तल ये वही हिरण है जिसे हम चौसिंगा हिरण, स्थानीय भाषा में इसे हम क्या कह रहे हैं, भेड़ल कह रहे हैं। जबकि जाखम, करमोई और टांको नदियां इस अभ्यारण्य से गुजरती है। लवकुश जलप्रपात ये कौन सी नदी पर है, जाखम नदी पर है। जाखम नदी पर जल प्रपातों को लेकर भी एग्जाम बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी वर्तमान में ये वाटरफॉल एक प्रकार से पूरी तरीके से जबरदस्त फ्लोइंग पर चल रहे हैं। लवकुश जलप्रपात के बारे में ऐसा कहा जाता है ये एक गर्म जलप्रपात है, जबकि ये एक
ठंडा जलप्रपात है। और इस अभ्यारण्य क्षेत्र का विशेष आकर्षण जो है वो उड़न गिलहरी मानी जाती है और ये महुआ के वृक्षों में मिलती है। इस अभ्यारण्य के बारे में हम ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर महुआ और सागवान के वृक्ष हैं, इसलिए इसे सागवान अभ्यारण्य भी कहते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इससे संबंधित सागवान अभ्यारण्य के संबंध में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिमालय के बाद सबसे दुर्लभ जड़ी बूटियां इस अभ्यारण्य में पाई जाती है। यहीं पर एक जीव पाया जाता है पेंगोलिन, जिसे आडाहुला के नाम से जाना जाता है। और अब हम यहाँ पर बात कर सकते हैं इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष मिलते हैं। सागवान वृक्ष मिलते हैं, तो इसी कारण से इसे सागवान का अभ्यारण्य भी कह सकते हैं। सागवान का अभ्यारण्य, सागवान का अभ्यारण्य भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये इतनी जानकारी जो थी वो सीता माता अभ्यारण्य से संबंधित थी। प्रमुख मेलों की बात करें, सीता माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को इस जिले में बढ़ता है। भंवर माता का मेला छोटी सादड़ी क्षेत्र में, भंवर माता की पहाड़ियां यहीं पर है। चैत्र और आश्विन नवरात्र को ये बढ़ता है। दीपनाथ महादेव का मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। गौतमेश्वर महादेव का मेला वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। अंबा माता का जो मेला है वो वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। जबकि हम बात करें घोटिया अंबा का मेला, घोटिया अंबा का मेला ये कब बढ़ता है? ये चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। चैत्र अमावस्या को ये मेला बढ़ता है। और इसके अलावा हम बात करें बीज माता का मेला, ये कब बढ़ता है? चैत्र नवरात्र में बढ़ता है। देखो नवरात्रि साल में 2 बार आती है, लेकिन यहाँ पर केवल चैत्र माह की नवरात्रा जो है वहीं पर मेला बढ़ता है। एग्जाम में ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और पिछले एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आए हैं, इनमें से कौन से मेले हैं जो वर्ष में 2 बार भरते हैं? तो वहां पर नवरात्र के जितने भी मेले हैं वो हमें लगता है कि 2 बार भरते हैं। अधिकांश लोक देवियों के जो मेले हैं जो नवरात्र में भरते हैं वो लगभग साल में 2 बार भरते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये केवल चैत्र नवरात्र में भरता है। तो इस प्रकार के जब सिमिलर ऑप्शन होते हैं तो वहां पर हमें संभल करके आंसर देने की जरूरत है, अन्यथा हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो इसी के साथ आज अपनी प्रतापगढ़ जिला दर्शन की छोटी सी क्लास थी, लंबी चौड़ी क्लास नहीं थी। एक क्लास में हम लेते तो क्लास लगभग 1.5 घंटे से ऊपर चली जाती, इसलिए कम से कम हमारी ये 2 घंटे की या 1.25 घंटे की 2 क्लासें हो चुकी है। और इसी के साथ अपनी ये क्लास समाप्त। कल हम प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे और उसके बाद में हम नया जिला लेंगे, जयपुर जिला दर्शन, जो हमारे 10 दिवसीय श्रृंखला उसके अंदर रहेगी। तो जितने भी साथी लाइव हैं क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, नए साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। कल मिलते हैं प्रतापगढ़ की प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक आप सभी साथी उदयपुर संभाग के जितने भी जिले हैं सभी जिलों के बढ़िया सा रिवीजन करें, बढ़िया शानदार इनकी तैयारी करें। आज अपने 2 जिले कंप्लीट, 2 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग दोनों बड़े संभाग थे और दोनों संभाग से संबंधित लगभग अपनी कितनी क्लासें हुई है? लगभग हमारी अभी तक 52 क्लासें इनसे संबंधित हुई है। कल 53वीं क्लास जो है वो भी इन्हीं से संबंधित होगी। मेवाड़ के गुहिलों का इतिहास और मारवाड़ के राठौड़ों का जो इतिहास है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए हमने इसे थोड़ी डिटेल में बात की थी। अब हम बात करेंगे जयपुर जिले के संदर्भ में, वहां पर हम कछवा राजवंश से संबंधित भी डिटेल से बात करेंगे। तब तक अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं एक नई क्लास में 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।